नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस आरजे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जो मित्रों आपने हमारे प्रति सहयोग दिखाया है, जो हमारे सपोर्ट किया है, उसके लिए हम आपके प्रति सदैव आभारी रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों के बारे में बात की थी मित्रों। आपको 3 प्रश्न दिए थे। कुछ फ्रेंड्स ने उन पे, कुछ मित्रों ने उन पे कमेंट भी डाले हैं और उनको आशा करते हैं कि आते हैं सबके सही होंगे। अभी आप देख लेना मित्रों। पहला प्रश्न जो था उसमें जो 3 प्रश्न डाले थे कि गदिया, फदिया, डब्बू शाही, भीमा शाही और विजय शाही सिक्कों का प्रचलन कौन सी रियासत में था, उसका सही उत्तर मित्रों मारवाड़ होगा। अपने राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, उसमें उन सिक्कों का प्रचलन था। मित्रों प्रश्न नंबर 2 जो इस प्रकार था कि मुगल बादशाह अकबर के समय राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, उसका सही आंसर था 11। मुगल बादशाह अकबर के समय अपने राजस्थान में कुल 11 रियासतें थी। प्रश्न नंबर जो 3 था वो ये था कि राजस्थान में ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसमें गंगा नदी का पानी आता है, ऐसी मान्यता है। ये मित्रों बावड़ी है अपने राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर, और उस नागौर में एक तहसील है डेगाना तहसील, जहाँ से टंगस्टन निकलता है। उस टंगस्टन डेगाना के पास में एक गांव पड़ता है खारोलावास, और उस खारोलावास गांव में एक बावड़ी है और उस बावड़ी का नाम है खोजीजी की बावड़ी, जो कि खारोलावास डेगाना नागौर में पड़ता है। उसमें ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी का पानी आता है। मित्रों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो उस पानी को खराब करने वाले जीवाणु को वो खुद ही खा जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। इसीलिए आप देखते हो कि गंगा नदी का जो पानी होता है वो लंबे समय तक खराब नहीं हो पाता है। वही बैक्टीरिया जो गंगा नदी के पानी में है वही खोजीजी की बावड़ी में है। और मित्रों अपने राजस्थान की दूसरी मीरा जो हरनावा की रानाबाई कहलाती है, उनका गुरु था खोजीजी, और खोजूजी के नाम पर उस बावड़ी का निर्माण हुआ था जो खरोलावास में। और भी मैं 4-5 प्रश्न वीडियो के लास्ट में डालूंगा, उनको जरूर देखें और आशा करते हैं कि आपको उनके आंसर भी आते होंगे। और अपना कमेंट लिखकर जरूर बताएं मित्रों, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं लिखोगे तो हमारे को पता कैसे चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की उसका लेवल क्या था, कैसे कैसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि मित्रों देखो, जब आपको कोई चीज़ चाहिए और वो मिलती नहीं है ना, तो फिर बड़ा दिल ऐसे नाराज सा हो जाता है। जैसे कि मान लो कुछ मित्रों की ख्वाहिश होती है कि मिराज तो खानी पड़ेगी, और मान लो आपको मिराज नहीं खिलाए कोई, तो फिर आप अपने दिल से क्या कमेंट करोगे, क्या करोगे अपने दिल से कमेंट कि आज तुझ पे आंसुओं की बरसात होने वाली है, फिर वही कड़कती काली रात होने वाली है, जो तूने मिराज ना खिलाकर दुखाया है मेरा दिल, जा तेरे बदन पर खुजली आज सारी रात होने वाली है। तो मित्रों प्लीज कमेंट जरूर क्या करो। आज मित्रों अपन बात करेंगे राजस्थान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान की हस्तकलाएं और राजस्थान की लोक कलाएं। इनमें भी मित्रों बर्तनों पर चित्रकारी। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बर्तनों पर चित्रकारी क्यों की जाती है, क्या उद्देश्य रहता है उसके पीछे कि बर्तनों पर चित्रकारी करते हैं। तो मित्रों बर्तनों को अधिक सुंदर और अधिक आकर्षक दिखाने के लिए ये बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। और राजस्थान में बर्तनों पर चित्रकारी की 3 विधियां हैं मित्रों। नंबर 1 पे ब्लू पोट्री कला। ब्लू का मतलब होता है नीला, और इसी ब्लू पोट्री कला को हिंदी में कहते हैं नीलाभ पात्र कला। एक के बारे में अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 2 पे है ब्लैक पोट्री। ब्लैक का मतलब काला, ऐसी पोट्री बर्तनों पर चित्रकारी की ऐसी कला जिसमें काले रंग का प्रयोग हुआ हो। और नंबर 3 पे है कागजी पोट्री। इसको डबल कट कला या कागजी पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। कागज के समान बिल्कुल पतले बर्तनों पर यह कला की जाती है। और नंबर 4 पे है मित्रों सुनहरी पोट्री, यानी कि बर्तनों पर जो सुनहरा अंकन होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। सबसे पहले मित्रों अपन इनके बारे में ये बात करेंगे कि राजस्थान की जो ये कलाएं हैं वो कौन कौन से जिलों की प्रसिद्ध है। देखिएगा मित्रों, ब्लू पोट्री जो कला है इसका राजस्थान में प्रमुख केंद्र पड़ता है सांगानेर। ब्लू पोट्री कला का राजस्थान में प्रमुख केंद्र सांगानेर, और सांगानेर पड़ता है जयपुर में।
उसके बाद में देखिएगा ब्लैक पोटरी, जो काले कलर के बर्तन रहते हैं वो अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है कोटा के। ब्लैक पोटरी कोटा, याद कैसे करना है कि ब्लैक का मतलब होता है काला, काले में के आ रहा है और कोटा में भी के आ रहा है। कागजी पोटरी ये अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है अलवर की, कागजी पोटरी प्रसिद्ध है अलवर की। और मित्रों सोनेरी पोटरी ये प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में बीकानेर की। सबसे पहला प्रश्न तो इनमें से ये पूछा जाता है कि चारू कलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोटरी सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोटरी कोटा की प्रसिद्ध है, कागजी पोटरी अलवर की प्रसिद्ध है और सोनेरी पोटरी जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। इन तीनों चारों में से सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकला की कला है, बर्तनों पर चित्रकारी, उसमें मित्रों ये है ब्लैक पोटरी या नीलाभ पात्र कला, जिसके प्रत्येक दूसरी तीसरी एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन मित्रों इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो ब्लू पोटरी कला थी वो कहाँ से आई थी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से रहा था, कौन कौन से चित्रकारों ने इसके ऊपर चित्रकारी से अपना नाम कमाया था। देखिएगा मित्रों, अगर ब्लू पोटरी कला के बारे में बात करें तो इस ब्लू पोटरी कला का उद्गम अपने भारत में एक देश पड़ता है ईरान। इसी ईरान का मित्रों प्राचीन नाम था फारस और इसी फारस का तीसरा नाम मिलता है पर्शिया। ईरान, फारस या पर्शिया जो एशिया महाद्वीप में और अपने पाकिस्तान के बाद में ये जो देश पड़ता है ईरान, इस ईरान नामक देश से इस ब्लू पोटरी नामक कला का जन्म हुआ था। ब्लू पोटरी कला के जो बर्तन हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और देखिएगा मित्रों, अपने भारत पर एक वंश राज करके गया था मुगल, और उस मुगल राजवंश में एक महान शासक पैदा हुआ था अकबर। उस अकबर का एक सेनापति था जो अपने जयपुर का राजा भी था और उसका नाम था मिर्जा राजा मानसिंह। मित्रों अकबर के कम से कम 5000 रानियां थी, इसलिए उसको तो समय मिलता था नहीं, वो तो अपने सैनिक अभियान करता था नहीं, वो तो उसके सभी सैनिक अभियान जयपुर का शासक मिर्जा राजा मानसिंह करता था। ऐसे कहा जाता है कि एक बार जो जयपुर का मिर्जा राजा मानसिंह है वो एक सैनिक अभियान लेकर ईरान गया था, और जब वो ईरान गया तो उसने वहाँ के बर्तनों को देखा जो इस ब्लू पोटरी कला से सुशोभित थे। और जब उन बर्तनों को देखा तो ऐसे कहा जाता है कि मिर्जा राजा मानसिंह 5 मिनट तक अपनी आंखों को नहीं टिमकाया था, इतनी सुंदर ये बर्तनों पर चित्रकारी की कला थी। और मिर्जा राजा मानसिंह उस ब्लू पोटरी के 2-3 बर्तनों को उठा कर ले आया अपने साथ में। तो देखिएगा मित्रों, इस कला का उद्गम ईरान, फारस या पर्शिया में हुआ था, और ईरान, फारस या पर्शिया से इस कला को लाया कौन? मिर्जा राजा मानसिंह। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो कला थी वो सीधी अपने सांगानेर जयपुर में नहीं आई थी। उस समय जो मुगलों का मुगल दरबार था वो लगता था लाहौर में। मिर्जा राजा मानसिंह के समय जो मुगल दरबार था मित्रों वो लगता था लाहौर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। तो मित्रों सबसे पहले ये जो कला है मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा ईरान, फारस, पर्शिया से मुगल दरबार लाहौर में लाई गई थी, और यहाँ से ये कलाकारी मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा जयपुर में लाई गई, और ये वर्तमान में प्रसिद्ध है सांगानेर जयपुर की। ये तो इसके उद्गम के बारे में कहानी थी कि ब्लू पोटरी कला या जो नीलाभ पात्र कला है जिसके बर्तनों का आधार रंग नीला होता है, देखो नाम से स्पष्ट नीलाभ पात्र कला, इसका उद्गम ईरान, फारस या पर्शिया से हुआ था। अकबर का सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह इससे सबसे पहले मुगल दरबार जो उस समय लाहौर में लगता था वहां इसे लेकर आया था, और उसके बाद में लाहौर होते हुए ये कला अपने राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में आई थी, और वर्तमान में इस कला का प्रमुख केंद्र सांगानेर जयपुर में पड़ता है मित्रों। अब देखिएगा उसके बाद में कि इस कला का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन से चित्रकार इस कला से संबंधित है। देखिएगा इस कला का उद्गम ईरान, फारस या पर्शिया में हुआ था। मिर्जा राजा मानसिंह इसे सबसे पहले मुगल दरबार जो उस समय लाहौर में लगता था यहाँ से होते हुए इसे जयपुर लेकर आया था। अब मित्रों देखो, ब्लू पोटरी कला के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो लेप चढ़ा होता है वो लेप भी 4-5 प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है। ब्लू पोटरी कला के बर्तनों का जो लेप है उस लेप में मित्रों 4-5 प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है। 5 तत्वों के मिश्रण से वो लेप तैयार किया जाता है, और फिर घड़ों के ऊपर वो लेप चढ़ाकर उस पे फिर
ये ब्लू पोट्री कला की जाती है वो मित्रों 5 तत्व कौन कौन से हैं इधर देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 में प्रयुक्त लिया जाता है हरा कांच। हरा कांच और ब्लू पोट्री कला में इस हरा कांच को कहीरा के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन अपनी सामान्य भाषा में हरा कांच कहते हैं, इसको ब्लू पोट्री कला में कहीरा कहा जाता है। नंबर 2 पे गोंद का प्रयोग और उस गोंद को ब्लू पोट्री कला में कहा जाता है साजी। नंबर 3 पे मित्रों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नंबर 4 पे मित्रों इसमें प्रयुक्त किया जाता है क्वार्ट्ज। और नंबर 5 पे इस कला में प्रयुक्त होती है मुल्तानी मिट्टी, जिसको अपन चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मुल्तानी मिट्टी। इन 5 तत्वों का मिश्रण करके एक घोल तैयार किया जाता है और उस घोल से फिर उन घड़ों के ऊपर बर्तन उसके ऊपर लेप करके उन बर्तनों पर और फिर आगे की चित्रकारी की जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों 5 तत्वों का मिश्रण है। सबसे पहले हरा कांच जिसे ब्लू पोट्री कला में कहीरा के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पे गोंद जिसको वो साजी के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पे सोडियम कार्बोनेट है और नंबर 4 पे क्वार्ट्ज और नंबर 5 पे मुल्तानी मिट्टी जिसे अपन सामान्य भाषा में चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इन 5 तत्वों का मिश्रण करके फिर इस कला को अंजाम दिया जाता है। देखो मित्रों इसे कहा जाता है कि इस कला को मिर्जा राजा मान सिंह लेकर तो आया था। मिर्जा राजा मान सिंह के समय यह कला काफी चरमोत्कर्ष पर चली थी, लेकिन जयपुर के राजाओं द्वारा इस कला के कलाकारों को जब राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये कला लुप्त होने लगी थी। और ऐसे कहा जाता है कि अपने राजस्थान में जयपुर का एक राजा बना था जो 1857 की क्रांति के समय राजा था और उस राजा का नाम था सवाई राम सिंह। जयपुर के इतिहास में एक शासक बना था और उस शासक का नाम था सवाई राम सिंह। ये सवाई राम सिंह 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का राजा था मित्रों। और इस सवाई राम सिंह के समय ऐसे कहा जाता है कि ब्लू पोट्री कला धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी, गायब होने लगी थी। तो सवाई राम सिंह इस चीज से भयभीत हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस ब्लू पोट्री कला का खात्मा मेरे शासनकाल में हो जाए और बच्चे आगे जाकर क्या पढ़ेंगे कि लिखो रहा कि ब्लू पोट्री कला खत्म किसके काल में हुई, सवाई राम सिंह के काल में। और ये कलंक सवाई राम सिंह अपने सर पर नहीं लेना चाहता था, इसीलिए सवाई राम सिंह ने मित्रों जयपुर के 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था कालू राम, जयपुर का एक तो कालू राम और एक इसके साथ में था चूड़ामन कुमार। कालू राम और चूड़ामन कुमार ये दोनों जयपुर के कलाकार थे। सवाई राम सिंह ने इन दोनों को पकड़ा और कहा कि देख कालिया तुम और चूड़ामन कुमार तुम दोनों इस कला को वापस तुम्हारे को जीवित करना है। तो मित्रों इन दोनों को इस कला के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्लू पोट्री कला का अभी तक एक चित्रकार अभी भी जिंदा था और उसका नाम था भोला कुमार। ब्लू पोट्री कला का एक चित्रकार अभी भी जीवित था और उस चित्रकार का नाम था भोला कुमार। लेकिन मित्रों वो जयपुर को छोड़ चुका था और उस समय निवास करता था दिल्ली में। तो सवाई राम सिंह ने जयपुर के कालू राम और चूड़ामन कुमार को इस भोला कुमार के पास में ये कला सीखने के लिए दिल्ली भेजा था और ये दोनों इस कला को सीख कर दिल्ली से वापस जयपुर लौटे। और मित्रों वर्तमान में जो ब्लू पोट्री कला का रूप देखा जाता है वो इन दोनों की देन है, कालू राम की और चूड़ामन कुमार की। वर्तमान में इस कला का जितना भी स्वरूप है इन दोनों का शरीर एक तरीके से हम कालू राम और चूड़ामन कुमार को दिया जा सकता है। तो मित्रों यहाँ से 2 अच्छे प्रश्न बनते हैं कि ब्लू पोट्री कला को राजस्थान में भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मिर्जा राजा मान सिंह को दिया जाता है। और इस कला को पुनर्जीवित किसने किया था? तो वो था जयपुर का शासक सवाई राम सिंह, क्योंकि इसी के काल में ये कला धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। उसके बाद में मित्रों इन्होंने तो इस कला का केंद्र बनाया था, लेकिन अपने पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में इस ब्लू पोट्री कला को विश्व प्रसिद्ध करने वाला वो कौन सा व्यक्ति था जो ब्लू पोट्री का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है? मित्रों देखिएगा, इस ब्लू पोट्री कला का जादूगर
और इस ब्लू पोट्री कला के जादूगर से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में, दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको प्रश्न मिल जाएगा। इधर देखिएगा मित्रों, ब्लू पोट्री कला का जादूगर वो कहलाता है कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री का जादूगर बताओ कौन कहलाता है? कृपाल सिंह शेखावत। ये मित्रों कृपाल सिंह शेखावत जो था वो अपने सीकर में एक गांव पड़ता है शेखावटी में, और उस गांव का नाम है मऊ गांव। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति था। कृपाल सिंह शेखावत जी का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, और जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम था मऊ। और मित्रों ये मऊ गांव पड़ता है सीकर में, और सीकर आता है शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश के लड़के वैसे टैलेंटेड होते हैं, और उन्हीं प्रदेश के टैलेंटेड लड़कों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था कृपाल सिंह शेखावत। इस कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री कला के बारे में जाना, इस कला को पहचाना, और लगभग 1963 के आसपास कृपाल सिंह शेखावत ने यह कसम खाई थी कि जो ये ब्लू पोट्री कला धीरे धीरे लुप्त हो गई है उसको मैं वापस पुनर्जीवित करके रहूंगा। और मित्रों इन्हीं कृपाल सिंह शेखावत जी ने इस ब्लू पोट्री कला के माध्यम से 25 रंगों का प्रयोग किया था। 25 रंगों का प्रयोग किया था इस ब्लू पोट्री कला के माध्यम से। इसलिए 25 रंगों का प्रयोग करने के कारण कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री कला का जादूगर कहा जाता है। मित्रों ये जो ब्लू पोट्री कला का जादूगर था कृपाल सिंह शेखावत, इसको भी एक व्यक्ति था जिसने इस कला के बारे में जानकारी दी थी। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत का गुरु कौन था जो इसको इतनी गजब की शिक्षा देकर गया था? मित्रों कृपाल सिंह शेखावत का जो गुरु था उसका नाम था बूर सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का गुरु था बूर सिंह शेखावत। और ये जो बूर सिंह शेखावत है ये भी एक चित्रकार था। कृपाल सिंह शेखावत भी एक चित्रकार था। बूर सिंह शेखावत ने जितने भी चित्र बनाए हैं उन सभी चित्रों में इसका विषय एक ही रहा है, और वो रहा है गांवों का चित्रण। यानी कि गांवों में लोग किस प्रकार निवास करते हैं उनका सारा चित्रण बूर सिंह शेखावत ने किया है। इस कारण मित्रों बूर सिंह शेखावत को गांवों का चितेरा कहा जाता है। अर्थात कृपाल सिंह शेखावत का गुरु बूर सिंह शेखावत क्या कहलाता है? गांवों का चितेरा कहलाता है। कृपाल सिंह शेखावत ने इस ब्लू पोट्री कला का इतना नाम रोशन किया था कि सन 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को राष्ट्रपति द्वारा इस ब्लू पोट्री कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1974 में किया गया था। और मित्रों कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला का प्रमुख केंद्र बनाया था सांगानेर जयपुर को, और यहीं पर इन्होंने अपनी पूरी जीवनी गुजार दी थी। और मित्रों यहीं पर रहते हुए कृपाल सिंह शेखावत जी की मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गई थी। और अब ये कृपाल सिंह शेखावत जैसा अनूठा नमूना अपने बीच में नहीं रहा था। ये ब्लू पोट्री कला के बारे में था। मित्रों एक बार फटाफट वापस रिवीजन कर रहा हूँ कि इसका जन्म ईरान, पर्सिया या फारस में हुआ था, जिसे जयपुर का राजा और अकबर का जो सेनापति था मिर्जा राजा मानसिंह, वो इस कला को लाहौर अर्थात मुगल दरबार होते हुए जयपुर में लेकर आया था। इस कला के जो बर्तन हैं उनमें 5 तत्वों के मिश्रण का लेप चढ़ा होता है, जैसे कि नंबर 1 पे अराकाच जिसे ब्लू पोट्री कला में कहीरा के नाम से जानते हैं, नंबर 2 पे गोंद जिसे साजी के नाम से जानते हैं, नंबर 3 पे सोडियम कार्बोनेट, नंबर 4 पे क्वार्टज और नंबर 5 पे मुल्तानी मिट्टी। इन 5 तत्वों का लेप तैयार करके फिर उस बर्तनों के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में मित्रों ये जो कला थी उस कलाकारों को राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के कारण सवाई राम सिंह के समय ये कला लुप्त के कंगार पर पहुंच गई थी। इसलिए सवाई राम सिंह ने जयपुर के 2 कलाकारों, एक तो कालू राम और एक चूड़ामन कुमार को दिल्ली के भोला ब्राह्मण के पास में ये कला सीखने के लिए भेजा था। वर्तमान में जो भी ब्लू पोट्री कला है वो उन दोनों की देन है, और इस कला को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को दिया जाता है, जो जिनका जन्म 1922 में मऊ गांव सीकर में हुआ था। इनका गुरु बूर सिंह शेखावत था, जो गांवों के चित्र बनाने के कारण उसे गांवों का चितेरा भी कहा जाता है। 1922 में इनका जन्म, 1974 में
राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और 2009 में करपाल सिंह शेखावत जी की मित्रों मृत्यु हो गई थी। ये ब्लू पोट्री कला के बारे में एक सामान्य सा वीडियो, ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको जरूर इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्येक एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा जाता है और इन्हीं में से ये प्रश्न आता है कि ब्लू पोट्री कला का जादूगर कौन था, इसे कौन लेकर आया, वापस इसे पुनर्जीवित कौन करता है, उद्गम कहाँ था उसका, राजस्थान में ब्लू पोट्री जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से आते हैं। और मित्रों ब्लू पोट्री कला के जो बर्तन है वो इस प्रकार के होते हैं। ये इस प्रकार का एक सामान्य से घड़ा, लेकिन इस घड़े के ऊपर कई प्रकार की सुंदर सुंदर आकृतियां चित्रित होती है। और मित्रों आपने अपने घरों में ब्लू पोट्री के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो बर्तन हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अपन सामान्य वर्ग के लोग इन बर्तनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत होती है वही इन ब्लू पोट्री के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। मित्रों ये ब्लू पोट्री कला के बारे में उसके बाद में देखिएगा। ब्लैक पोट्री या ब्लैक पोट्री राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। मित्रों जैसे कि ब्लू पोट्री का आधार रंग नीला था, उसी प्रकार ब्लैक पोट्री जो है उसमें आधार रंग होता काला, इसके नाम से स्पष्ट है काला। और राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। ब्लैक पोट्री का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ब्लैक पोट्री का प्रयोग गुलदस्तों में और घरों में जो सामान्य बर्तन प्रयोग होते हैं उनमें किया जाता है। ब्लैक पोट्री कला का आधार रंग यानी कि इसका बेसिक रंग कौन सा होता है, जो इसके नाम से स्पष्ट है कि ब्लैक का मतलब काला। और मित्रों काला से आपसे याद रखना है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की, क्योंकि काला में भी क्या आ रहा है और कोटा में भी क्या आ रहा है। और ब्लैक पोट्री के क्या प्रसिद्ध है, गुलदस्ते और बर्तन। कागजी पोट्री या ये जो डबल कट कला है या कादरी पोट्री कला है वो अपने राजस्थान में मित्रों अलवर की प्रसिद्ध है। और इस कला में देखो जो बर्तन होते हैं वो किस प्रकार के, इस प्रकार का बर्तन। और मित्रों इस बर्तन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन बर्तनों में कई प्रकार के इस प्रकार के छेद होते हैं जो आर पार दिखाई देते हैं। अर्थात कागजी पोट्री से निर्मित बर्तनों में आप पानी नहीं डाल सकते हो, ये इन प्रकार के छेद। इसका नाम कागजी पोट्री इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं वो कागज के समान बहुत पतले बर्तन होते हैं और उन पर ये बीच में छेद बनाकर इस प्रकार की कागजी पोट्री की जाती है, जो अपने राजस्थान में अलवर की प्रसिद्ध है। सुनेरी पोट्री अर्थात बर्तनों पर जो सुनेरा चित्रण है वो मित्रों बीकानेर का किया जाता है। ये राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में एक सामान्य से वीडियो था। लेकिन मित्रों अभी अपना बाकी है जो रोज के प्रश्न करने हैं 4-5, मैं आपको वापस पिछले वीडियो के जैसे कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनका आंसर आशा करता हूँ कि आपको जरूर आता होगा और कमेंट लिख कर जरूर बताए। और जो पहले के प्रश्न थे और हमने जो डाले थे उनका आपका कितना सही था और कितना गलत था, उनको भी आप उनका कंपेयर जरूर करें मित्रों। ये अपनी राजस्थान की हस्तकला या बर्तनों पर जो चित्रकारी है वो एक उसके ऊपर एक सामान्य सा वीडियो था जो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मित्रों राजस्थान की लोक कला में एक बर्तन बहुत प्रसिद्ध है। बर्तनों पर चित्रकारी की अगर बात आ ही गई तो आपने देखा भी होगा कि इस प्रकार का एक घड़ा रहता है, जिस घड़े का मुख तो बहुत छोटा मिलेगा आपको और इसका जो बाकी क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा रहता है। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि ये जो बर्तन है जिसका मुख बहुत छोटा और बाकी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा रहता है, इसको किस नाम से जानते हैं। और ये जो बर्तन है वो अपने राजस्थान में कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो बर्तन है छोटे मुख वाले, इनका प्रयोग क्यों हुआ था, इनका क्या उद्देश्य था, ये जरूर बताइए मित्रों कि ऐसा बर्तन जिसका मुख छोटा और बाकी क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो उसको किस नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा मित्रों, छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है कि अपने राजस्थान की चित्रकला में, राजस्थान की चित्रकला में 36 कारखाना नामक विभाग, 36 कारखाना नामक विभाग कौन सी रियासत में था।
36 कारखाना विभाग नामक कौन सी रियासत में था? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी जयपुर रियासत है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित एक विभाग है 36 कारखाना, और वो अपने राजस्थान की कौन सी रियासत में था? ये कमेंट आपको करना है मित्रों। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2, अपने राजस्थान में मित्रों एक जलाशय है और उस जलाशय का नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर नामक जलाशय कौन से दुर्ग में है? चश्मा ए नूर नामक जलाशय कौन से दुर्ग में है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी आमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी तारागढ़। और मित्रों ध्यान रखिएगा, अपने राजस्थान में तारागढ़ों की संख्या 2 है। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है और उस तारागढ़ की आकृति तारे के समान है, इसलिए बूंदी वाले का नाम तारागढ़ रखा गया था। और एक तारागढ़ है अजमेर में, जिसका प्राचीन नाम अजय मेरू दुर्ग था। और मेवाड़ रियासत में एक राजकुमार पैदा हुआ था पृथ्वीराज सिसोदिया, जो तीव्र गति से आक्रमण करने के कारण उड़ना राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। उसकी पत्नी थी ताराबाई, जो कि टोडाग्राम टोंक के सुल्तान सिंह की पुत्री थी। उससे विवाह हुआ था पृथ्वीराज सिसोदिया का, और वो आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में अजय मेरू दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बनवाया था, और उस परकोटे के बाद में इस दुर्ग का नाम तारागढ़ हो गया था। अपन उस तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं जो अजमेर में है, और इसी तारागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है गढ़बिठली दुर्ग। उसका अपन लाइव क्लास में राजस्थान के जो दुर्ग पढ़ेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पहला तो 36 कारखाना नामक विभाग कहाँ था, और चश्मा ए नूर नामक जलाशय अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग में पड़ता है। उसके बाद में देखिएगा मित्रों प्रश्न नंबर 3, इनको आप वीडियो देखकर रोक लेना या स्क्रीनशॉट खींच लेना। वीडियो नंबर प्रश्न नंबर 3 की तीसरा प्रश्न कौन सा है? देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियां और लोक देवता हुए थे। लोक देवियां क्या थी, लोक देवता क्या थे? ऐसे मनुष्य जिन्होंने जन्म तो एक सामान्य मानव के रूप में लिया हो, लेकिन वो अपने अच्छे कार्यों, अपने अच्छे कर्मों से पूजे गए हों, उनको राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा गया था। और अच्छी ऐसी मानव अवतार में पैदा हुई स्त्रियां जो अपने अच्छे कर्मों से पूजी गई थी, उन्हें राजस्थान की लोक देवियों के रूप में पूजा गया था। मित्रों प्रश्न नंबर 3 ऐसा है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी, राजस्थान की कौन सी लोक देवी बिना पति के सती हुई थी? बिना पति के सती हुई थी, ऐसी कौन सी अपने राजस्थान की लोक देवी थी? मित्रों नंबर 1 जीण माता, नंबर बी सती माता, ऑप्शन नंबर सी घेवर माता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर भी आप जरूर बताइए कि अपने राजस्थान की एक लोक देवी थी जो बिना पति के ही सती हो गई थी, उसका उत्तर क्या था? और प्रश्न नंबर 4 मित्रों, अपने राजस्थान में अनेक प्रकार की बावड़ियां पड़ती है, और बावड़ियों का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि जो कुएं थे, जिसको अपन राजस्थान की स्थानीय भाषा में जोहड़ या बेरों के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता था। लेकिन पानी का जल संग्रह करने का एक ऐसा तरीका जिसमें कई प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हों, सीढ़ियाँ होने के कारण उन्हीं छोटे कुओं को स्टेप वॉल्स के नाम से भी जाना गया था। बावड़ी निर्माण की जो कला थी वो क्या अपने राजस्थान में थी या फिर कहीं बाहर से आई थी? बाहर से आई थी
तो किसके द्वारा वो कला लाई गई थी, इसके बारे में अपन बावड़ियों का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है इस बावड़ी कला को लेकर मित्रों कि अपने राजस्थान में एक बावड़ी पड़ती है और उस बावड़ी का नाम है रंडी की बावड़ी। ये जो रंडी की बावड़ी है वो अपने राजस्थान में कौन से जिले में पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, और बूंदी को द सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में मिली है। ऑप्शन नंबर सी जयपुर, और ऑप्शन नंबर डी कोटा। रंडी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? मित्रों इनका कमेंट आप जरूर लिखिएगा। और आगे की जो 10 फरवरी तक है, जैसा कि आप जानते हो लाइव क्लास शुरू हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर करें ताकि ऐसे विद्यार्थी जो कि गरीब हो, शहरों का खर्चा सहने में असक्षम हो, घर बैठे वो आसानी से सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इन वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन गरीब विद्यार्थियों के पास में पहुँचे जो कोचिंगों की फीस और शेयरों का खर्चा देने में असमर्थ हो, उनके लिए काफ़ी सराहनीय कदम रहेगा। मित्रों बस धन्यवाद। आगे का जो वीडियो है वो इसी प्रकार का होगा।